हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर्स के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, राइट। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं टुडे गोल्स, आज का गोल क्या है बच्चों, राइट। चलिए तो आगे गोल देख लेते हैं, गोल क्या है। ओके बच्चों, तो गोल में हमें दे रखा है अच्छा चैप्टर 10 ग्रेविटेशन बच्चों, राइट। क्या है चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या है हमें दिया हुआ, ठीक है। चैप्टर 10 आगे दे रखे इंटेक्स। ध्यान दो बच्चों, हमें क्या करना है आज, कंप्लीटली क्या करना है बच्चों, इंटेक्स के क्वेश्चन को कवर करना है। क्या करना है, इंटेक्स के क्वेश्चन को कवर करना है। पेज नंबर आपको देख रहे 134 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। पेज नंबर 136 है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड। पेज नंबर 138 है, पेज नंबर 142 है बच्चों, 141 भी है। इंटायर क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे आज, कंप्लीट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। जो इंटेक्स के क्वेश्चंस है, जो आपके बुक में बच्चों ब्लू कलर से जो क्वेश्चन किए हुए हैं, उनको डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियोस को कंप्लीट देखो, जिससे कि इंटेक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं अगला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, यूएलजी, राइट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, राइट। तो आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट लेक्चर में पता होगा, इसके डेरिवेशन भी ऑलरेडी अभी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। चलिए देखते हैं इसमें। देखो यूएलजी क्या कहता है, ठीक है। यूएलजी क्या कहता है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है m1 का है, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया m2 हो गया। इन दोनों के बीच के जो फोर्स होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, वो r होता है। तो क्या कहता है, f जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 का होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है बच्चों, राइट। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड होता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 into क्या होता है m2 अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। क्लियर। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो f इक्वल्स टू क्या होता है g m1 m2 अपॉन में क्या होता है r स्क्वायर होता है। ये होता है हमारा वैल्यू बच्चों। f इक्वल्स टू क्या होता है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहता है, राइट। बट यहाँ पे हमें उनके स्टेट पूछ रहा है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है। बट हाँ है यही बच्चों कि पहला क्या है कि जो दो मासेस होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो देख रहे हैं डिस्टेंस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, ये सेंटर से सेंटर लगता है बच्चों। क्या होता है, सेंटर से सेंटर लगता है। तो क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया। चलिए अब इनके स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में वो स्टेटमेंट लिखना है बच्चों। ओके चलो स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं बच्चों। स्टेटमेंट में देखो कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो अभी हमने किया कि f क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 का है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के डिस्टेंस का है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में क्या हो जाता है r स्क्वायर। यही अभी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था। ये इनकी स्टेटमेंट है। क्लियर। तो ये इनके स्टेटमेंट में आपको ये स्टेटमेंट लिख करके आना है, राइट। अकॉर्डिंग टू यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। क्लियर हो गया, अच्छे से आगे समझ में, कोई डाउट्स नहीं ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, सिंपल राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि अर्थ है, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ये मान लीजिए आपके अर्थ है, ये इनके सेंटर है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों अर्थ के सरफेस पे, तो इसका मास आप m मान लीजिए, इसका कैपिटल मास m हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या है r। तो हमें क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला बताना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है, Fg जो है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द अर्थ, यानी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का, राइट। तो देखो बच्चों ये हमें m दे रखा है, तो सिंपल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M ले लो और क्या हो गया स्मॉल m अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दैट्स इट। जहां आप वेयर एज में ये कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, वेयर एज में जो कैपिटल M है, कैपिटल M जो है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच के जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच, राइट। तो फॉर्मूला में क्या निकल के आ जाएगा, Fg इक्वल्स टू दैट, जहां पे g की वैल्यूज आपको पता है बच्चों क्या होता है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, क्लियर। और मास ऑफ अर्थ आपको पता ही बच्चों, मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 into 10 to the power 24, ये सब आपको वैसे याद होनी चाहिए। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होता है वो भी आपको पता है बच्चों, r क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है, क्लियर, ये सारी चीज आपको पता है। चलिए इनके स्टेटमेंट को भी मैं आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में लिख करके आना, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए, और इनके डेफिनेशन भी ये बूस्टअप आपके लिए लाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं इनके स्टेटमेंट, जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है, क्लियर। चलिए तो देखो हमने क्या लिखा फॉर्म आंसर में, फॉर्मूला ये भी अब हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि जो Fg इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कैपिटल G और यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या हो गया r स्क्वायर, क्लियर। वही हमने लिखा वेयर m इज अ मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड देयर ऑब्जेक्ट, क्लियर। अभी यही हमने फॉर्मूला आपको दिखाया कि ये जो हमारा अर्थ है ये इसका कैपिटल M हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे, इसका मास n और दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों। चलिए अच्छे से क्लियर हो गया, आगे देखते हैं, मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखो बच्चे अगले स्लाइड में क्या है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन देखो ध्यान से अच्छे से, क्या है इन टेक्स्ट पेज नंबर 136 का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। वाओ, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है ना, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल लगता है क्यों है, तो आपको पता है बच्चों ये फ्री फॉल होता क्यों है, ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या एक बॉल ले लिया आपने, ठीक है, सर्टेन हाइट से इसको अगर आप फेंकते तो नीचे की तरफ गिरता है, क्यों गिरता है, व्हाई डू वी एनी ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द अर्थ, तो आप क्या कहेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गिर जाता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा या उठा भी होगा कि सर कितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दे तो अर्थ पे नहीं आएगा। तो इसके भी बच्चों है 11th में आप अच्छे से समझेंगे क्या होता है, 11.2 एक्सकेप वेलोसिटी होता है। इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंक देंगे ना तो दोज ऑब्जेक्ट विल नेवर कम ऑन अर्थ, वो कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा। कब, 11.2 एक्सकेप वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दोगे तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं अब इनके डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। ये क्लियर हो गया, फ्री फॉल क्या होता है, ग्रेविटेशन की वजह से होता है। चलिए अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है हमें दिया हुआ। देखो कह रहे हैं कि फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है, इसका मास m है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, राइट, ये ऑब्जेक्ट तो चलो हटाओ बच्चों, इसको अगर हम ये कर लेते हैं एक बार फिर से, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये इसका सेंटर क्या हो गया,
अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, तो ये अर्थ के पे क्या होता है, नीचे के सेंटर की तरफ गिरता है। वही कह रहे हैं सर्टेन हाइट टुवर्ड द अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इज द अर्थ टू द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट या मान लो ये बॉल ही ले लो बच्चों, ये क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता है तो फ्री फॉल में हो जाता है। क्यों, किसके वजह से, ग्रेविटी की वजह से। क्या होता है, ग्रेविटेशनल की वजह से यूनिवर्सल जी जिसकी वैल्यूज आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम करता है। तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जिसको आप लोग जी बोलते हो, इसकी वैल्यू भी आपने याद कर रखा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज होता है, राइट। तो ये होता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान दो बच्चों, अगर इनको हम थोड़ा सा समझ लें अच्छे से कॉन्सेप्टली तो आप देख लीजिए क्या होता है। ये मान लो हम क्या मान लेते हैं, अर्थ का सेंटर है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, इसके सेंटर है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ फोर्स, यानी एक फोर्स इस पे क्या होगा, F जो होगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, mg बोल देंगे। अब देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r आ जाएगा, तो इस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा g m, कैपिटल M अपॉन में क्या हो जाएगा, r। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, सेकंड। अब ये देखो दोनों फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब फोर्स इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप क्या बोल सकते हो, mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो g का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, g m अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही तो कह रहे हैं हमारा g है ना, तो g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बच्चों, है ना। तो ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया। आप चाहे तो फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, जहां पे g को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, इन दोनों के बीच का। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं बच्चे, इसका आंसर्स क्या कह रहे हैं हमको, सिंपल सा एक लाइन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल टुवर्ड्स द कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, कोई अगर उसको आप फ्री फॉल करोगे ना, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ठीक है, तो अब इसको अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम गिराएंगे, देखो नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये क्या होगा, अर्थ के सेंटर में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के सेंटर में जाना चाहता है। क्लियर हुआ, अच्छे से आगे समझ में, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट कर ले। ओके, चलो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ है, इंटेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स पेज नंबर क्या है बच्चों, पेज नंबर 138 में दिया हुआ है। वाओ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ वेट। वाओ, अब क्या है, हमें कह रहा है डिफरेंस बताओ, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इस डिफरेंस को बहुत आसानी से समझेंगे बच्चों, क्योंकि ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो तो देखो मास और यहाँ है वेट, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस। देखो क्वांटिटीज ऑफ अ मैटर कंटेन्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मास कंटेंट होती है। ओके, और दूसरा में क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, force with which an object is attraction toward the center of the earth during the gravity। वेट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की वेट क्या होता है, वो ग्रेविटी की वजह से ही डिफाइन होता है।
कि उसका वेट कितना है ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से, जी की वजह से हम किसी का वेट क्या होता है एक्चुअल आप बता पाएंगे। अगर मैं मान लूं एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, जैसे मान लो ये कोई लड़का है राइट, ठीक है, चलो इसका मास दे रखा है कितना, m दे रखा है बच्चों 10 kg, ध्यान देना ये क्या है 10 kg, और इस पे अगर हम वेट पूछ रहे, वेट इसका कितना होगा, तो वेट इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है mg पढ़ा है, तो अब यहाँ पे देखो 10 into g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों 100 न्यूटन हो जाएगा, फोर्स इस पे कितना वेट लग जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, 10 into 10 निकल के आ जाएगा। तो ये होता है इसका वेट, और मास एक्चुअली मास होता है उनका। क्लियर, तो दोनों में ये पॉइंट की डिफरेंस हो गई। ओके, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे कांस्टेंट एवरीवेयर। वाओ, मास जो होता है ना हर एक जगह कांस्टेंट होता है, मास हर एक जगह कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी का जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, वो वेरी नहीं करता। बट दूसरे में क्या कर देखो, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन वेट क्या होता है प्लेस से प्लेस चेंज होता है। यानी अर्थ पे अगर वेट आपका मान लो 60 kg है, तो मून पे जाएंगे तो आपका कितना वेट हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है 10 kg का निकल के आ जाएगा। क्लियर ना, तो वो आपका क्यों होता है ऐसा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन बदलता है बच्चों, पोल पे कुछ और होता है, इक्वेटर पे कुछ और होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा प्लेस टू प्लेस क्या है बच्चों चेंज करता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरी कि मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होता है, और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तीसरी बात कर ले, ऐसा यूनिट ये केजी में होता है बच्चे, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन में होता है। ठीक, मास कभी भी जीरो नहीं होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होता, बट वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होता है जीरो होता है। क्लियर, तो ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जिससे कि आपके टेस्ट एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून 1/6 इट्स वेट ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं 1/6 ऑफ, इसका क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, तो आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको ये 1/6 ऑफ मून का प्रूफ करना नहीं आता है तो, राइट। बट यहाँ पे स्टेटमेंट है हमारा, राइट। कह रहे व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मून 1/6 इट्स वेट ऑफ द अर्थ। कैसे होता है, चलिए इसका आंसर्स को समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट ध्यान दो। यहाँ पे कह रहा है व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6, राइट, वेट ऑफ द अर्थ। क्लियर, तो कह रहा है वेट इक्वल्स टू, आपको पता है कि mg होता है, डू यू नो, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। मास जो होता है वो हर एक जगह, अभी भी हमने पढ़ा है कि मास क्या होता है हर एक जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन g जो होता है बच्चों वो क्या होता है वेरी करता है। g जो होता है वेरी करता है प्लेस टू प्लेसेस। अगर पोल पे रखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, इक्वेटर पे रखोगे तो कुछ वैल्यू और होगी, ठीक है ना। सो ऑल द प्लेसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो वी कैन से, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो ऑन द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। सिंपल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वेट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये जो है मास जो है, मास क्या होता है कांस्टेंट होता है, मास क्या होगा कांस्टेंट, बट जी जो होता है ये क्या होता है चेंज करता है, ये क्या होता है चेंज करता है, या आप कह लो कि वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। इसी वजह से जो हमारा वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ जो मून है वो अर्थ का 1/6 पार्ट होता है। क्लियर, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है। अगर आप इनको प्रूफ भी देखना है तो आप कमेंट करो, जिसका प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। क्लियर, चलिए अभी हम करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले स्लाइड पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। चलो, तो टेक्स्ट पेज नंबर हम कहां आ गए बच्चों, 141 पे, राइट। चलो, तो पेज नंबर क्या आ गया, हमने 141
1 पे आ गए, क्या कह रहे हैं 141 पे, ध्यान दो 141 पे, why it is difficult to hold a school bag having a strip made of the thick and a strong strip, ऐसा क्यों करते हैं? तो याद करो प्रेशर की वजह से होता है। चलिए मैं इसका आंसर दिखाता हूं आपको, क्या कह रहे हैं ये देखो बच्चों, इसके आंसर क्या कह रहा है कि बिकॉज, रीजन क्या होगा, बिकॉज द एरिया अंडर द स्ट्रिप इज स्मॉल, एरिया अंडर स्ट्रिप इज स्मॉल, हैंस याद है आपको प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है बच्चों, क्या होता है प्रेशर इक्वल्स टू आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एरिया कम होगा, एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा इसके ऊपर, इसीलिए वो स्ट्रिप पतला बनाते हैं जिसके उसके एरिया कम होगा। चलिए आगे समझते हैं, लार्ज प्रेशर एक्सर्ट बाय द स्ट्रिप ऑन द फिंगर शोल्डर, सो ड्यू टू लार्ज प्रेशर की वजह से, ठीक है, सो द स्ट्रिप इज टेंड्स टू कट स्किन, हैंस द पेन इज कम। अगर हम एरिया क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, उस पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा उस पे वो हमें हार्मफुल पहुंचा सकता है, काउज ऑफ, वही तो क्या है, हैंड द स्किन, हैंड द पेन इज काउज, तो उससे स्क्रीन को कट कर सकते हैं। हमारे जो चमड़ियां होते हैं, देखते हो कि छोटे बच्चों को कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जब बैग लेके जाते हैं स्कूल के तरफ, तो राइट, तो कई बच्चे की तो कमर शोल्डर में प्रॉब्लम आने लग जाता है क्योंकि उसकी स्कूल की बैग ही इतनी हैवी हो जाता है, क्लियर। चलिए तो वो इस वजह से होता है, वो इस फॉर्मूले की वजह से होता है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स का होता है ना। अगर एरिया आप बढ़ाएंगे, एरिया जितना बढ़ेगा, जितना इंक्रीज करेगा, प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा, ठीक, यानी अगर एरिया को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा ना, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जब आप क्या करेंगे, एरिया को डिक्रीज कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है बच्चों, एरिया तो स्मॉल है, जिस वजह एरिया अगर स्मॉल होगा तो प्रेशर हाई होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो वो हमें शोल्डर में, स्किन में, बॉडी में प्रॉब्लम होगा, क्लियर। तो ये चीजें थी जो आपको अच्छे से याद आनी चाहिए थी, ठीक है। चलो आगे करते हैं, मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी बायोंसी, राइट, ध्यान तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या है बायोंसी, क्या कहता है हमको समझिए, व्हाट डू यू मीन बायोंसी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन आते ही हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट ऑन द लिक्विड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज, इट इज कॉल्ड बायोंसी या थ्रस्ट। अगर मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने एक लिक्विड लगा दिया, राइट, एक क्या लगा दिया, लिक्विड डाल दिया, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉल को इमर्ज कर रहे हैं, राइट, तो इस पे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं बायोंसी। जब आप इस बॉल को पुश करते हो, बॉल को पुश करेंगे ना, तो इस पे एक नीचे से भी एक फोर्स लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, क्लियर हुआ अच्छे से आगे समझ में, गुड। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सिंपल सी बच्चा वही क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा, राइट। चलो हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया और ये लिक्विड ले लिया, ठीक है। तो देखो इस पे क्या होगा, दो तरीके, जब आप इस पे क्या करोगे, एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को इसके वाटर के अंदर डालोगे ना, राइट, तो देखो एक तो क्या होगा, व्हाई डज द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा। तो देखो सिंक कब होगा, फ्लोट कब होगा, तो आप इनके डेंसिटी से कर सकते हो या वेट से भी कर सकते हो, क्लियर। देखो पहली बात क्या है, अगर हम ये मान लेते हैं, ये जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी क्या ले लेते हो, और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या ले लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सिग्मा जो क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन क्या, सॉरी रो डेंसिटी सिग्मा, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी क्या होती है, रो की डेंसिटी ज्यादा होगा, सिग्मा की कम होगा, तो ये क्या होगा, फ्लोट करने लग जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करने लग जाएगा, या फिर इनका अपोजिट हो जाता है बच्चों, रो और ग्रेटर देन क्या होता है, सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा,
तो आप डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फोर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, इजी सा पॉइंट देखो, हमने इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे कर रखे हैं कि when an object placed on the surface of water, two force act on it. जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के सरफेस के अंदर डालते तो दो फोर्स एक्ट करते हैं, पहला थ्रस्ट और दूसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर थ्रस्ट ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, सिंक कर जाएगा, या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लोट कर जाएगा। या आप डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं बच्चों, राइट। आपको अंडरस्टूड करना है कि फ्लोट क्यों कर रहा है, सिंक क्यों कर रहा है। क्लियर हुआ? अच्छे से आगे समझ में। चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चों। देखो अगले स्लाइड क्या है बच्चों, इंटेक्स। वो क्वेश्चंस क्या है, कैन पेज नंबर हम मूव ऑन कर लिए बच्चों, कहां पे, आगे पेज आ गए हैं आपको 141 पे। क्या कह रहा है, डू यू फाइंड मास टू 42 kg ऑन अ वे, कह रहे वेइंग मशीन, इज योर मास मोर देन या लेस देन 42। कह रहे आपका वेट है 42 kg और आपको एक वेइंग मशीन में रख दिया, जैसे आप टाइम मशीन देखते होंगे, राइट। तो उस मशीन में इसको रख दिया, क्या आपका मास उससे कम या ज्यादा हो रहा है, ये फील कर रहे हैं आप या नहीं, क्यों, कैसा, क्या बात है इसके पीछे। चलिए देखिए बच्चों क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, बिकॉज वेइंग मशीन विल बी लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ द पर्सन। जो मास का पर्सन का जो वेट होगा उससे क्या होगा, उसका लेस देन होगा। दैट्स अ वन शॉट वन लाइन आंसर यू विल राइट एंड गेट योर मार्क्स। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, और आई थिंक ये क्वेश्चंस लास्ट है आपके बच्चों इन टेक्स्ट के। ओके सो कह रहा है, डू यू हैव अ बैग ऑफ अ कर्टन एंड एन आयरन बार्स ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg when measures on a weighing machine in really one is heavier than other, can you guess your one more या heavier, why, ऐसा क्यों होता है। चलिए समझते हैं इसका आंसर क्या कह रहे हैं बच्चों। इसका आंसर में देखो क्या है कि कॉटन बैग इज heavier as the buoyant force of acting on the cottons is more than surface area than that of the iron pieces। वाओ कितनी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहे हैं कि जो कॉटन बैग है वो हैवियर होगा, क्यों होगा, as the buoyant force acting on the cotton bag is more, क्योंकि उसकी सरफेस जो है एकदम से फैल गया है बच्चों, है ना। आप ये सोच सकते हो कॉटन अगर 100 kg होगा तो कितनी एरिया में फैल जाएगा, तो जब एरिया फेल होगा तो पता है उसकी प्रेशर होगा, है ना। तो उस वजह से वो क्या होगा, उनकी ज्यादा हो जाएगी। सो कह रहे सरफेस एरिया इज मोर देन द आयरन पीस ऑफ एरिया, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू आपने पढ़ा प्रेशर अपॉन प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया। तो जब एरिया अगर ज्यादा होगा तो उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आयरन से ज्यादा हो जाएगा, पीस ऑफ आयरन से ज्यादा होगा। क्लियर, तो इतनी चीजें क्लियर हुई, अच्छे से आगे समझ में। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका था बच्चों पेज नंबर 142 तक। इसी के साथ क्या होता है कि आपके इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के बच्चों बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।